जंगल में कई दिनों से बहुत तेज बारिशें हो रही थी। ज्यादा बारिशों के कारण जंगल में सैलाब आ गया था। पक्षियों के घोंसले भी पानी से भीगते जा रहे थे। पक्षियों ने जो दाना इकट्ठा किया था वो भी सैलाब के कारण भीगकर खराब हो गया था। अब ना ही पक्षियों के पास रहने को घर थे और ना ही खाने को दाना। जंगल के सभी पक्षी बहुत ज्यादा परेशान थे। वो सब एक बड़े से नीम के पेड़ की डाल पर बैठे थे। बहुत मुश्किल से 2 दिन का दाना मिला था, वो भी पानी में डूब गया। तुमने तो वो दाना किसान के घर से चुराया था। हमारा सोचो, हमने तो इतनी मेहनत करके दाने की बोरियां इकट्ठी की थी, सब कुछ पानी में मिल गया। अपने मजे से हम सब पहले अपने घरों में सोते थे, अब तो पेड़ की डालों पर नींद भी नहीं आती। दोस्तों, सब परेशानियों का अब सिर्फ एक ही हल है। बताओ बताओ रानू चिड़िया, वो क्या है? हमें किसी न किसी तरह से सूरज मामा को अपनी नींद से जगाना होगा। जब सूरज मामा जाग जाएंगे तो ये बादल आसमान से हट जाएंगे। सूरज की रोशनी से वापस सब कुछ सूख जाएगा। हमारे घरों से पानी भी खत्म हो जाएगा और हमारी फसलें भी पक जाएंगी। ये तो रानू चिड़िया ने बहुत अच्छा मशवरा दिया है, लेकिन हमें सूरज मामा मिलेंगे कहाँ से? हाँ रानू चिड़िया, सूरज मामा तो पता नहीं कहाँ सोए होंगे। झरने के पास जो फूल है वहाँ पर सूरज मामा सबसे पहले निकलता है। आओ वहाँ उन फूलों से जाकर पूछते हैं, वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे। वो सब उड़ते हैं और झरने पर फूलों के पास जाते हैं। झरने के प्यारे फूलों, हमें आपकी मदद चाहिए। बताओ रानू चिड़िया, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? क्या आपको पता है कि सूरज मामा कहाँ सोया हुआ है? हमने जाकर सूरज मामा को उठाना है, तभी पानी खत्म होगा। हम सब तो खुद डर रहे हैं कि कहीं हम पानी में डूब ना जाएं। हमें नहीं पता कि सूरज मामा कहाँ सोते हैं। हाँ, लेकिन चंदा मामा को ज़रूर पता होगा कि सूरज मामा कहाँ हैं। वही दोनों एक दूसरे के साथ साथ घूमते हैं। अच्छा तो फिर जल्दी बताओ कि चंदा मामा कहाँ से मिलेंगे? यहाँ से पश्चिम में एक जंगल है। उस जंगल में एक बड़ा सा सागर है। उस सागर के पीछे चंदा मामा रहते हैं। वो जंगल तो बहुत दूर है, हम तो बहुत थक जाएंगे। कवे भैया, अपने जंगल को बचाने के लिए हमें सब कुछ करना पड़ेगा। चलो अभी चलते हैं चंदा मामा के पास। वो सारे पक्षी तेज बारिश में फिर से उड़ते हैं। दूसरा जंगल तो बहुत दूर था। उड़ उड़कर पक्षियों के पंख पानी की वजह से भीग गए थे। वो सब एक जगह आराम करते हैं। हम तो अभी से थक गए हैं। हम इतना बड़ा सागर कैसे पार करेंगे? अब उड़कर सागर पार करना बहुत मुश्किल है, वहाँ तो बारिश के साथ बहुत तेज हवा भी चल रही होगी। मेरे पंख तो बुरी तरह भीग गए हैं, अब मैं और नहीं उड़ सकता। दोस्तों, चिंता मत करो। अब हम जंगल जाकर लकड़ियाँ काटते हैं और उन लकड़ियों से एक नाव बनाकर सागर को पार करेंगे। तोते भैया, आपकी चोंच तेज है, आप लकड़ियाँ काटेंगे। कालू भैया, आप लकड़ियाँ इकट्ठी करेंगे और मैं और कबूतर लकड़ियाँ जोड़कर नाव बनाएंगे। थोड़ा आराम करने के बाद वो सभी पक्षी फिर से उड़ते हैं और जंगल जाकर अपना अपना काम शुरू करते हैं। तोता लकड़ियाँ काटता है। कौवा जो लकड़ियाँ जमीन पर गिरती उनको उठाकर रानू चिड़िया और कबूतर को देता। रानू और कबूतर लकड़ियाँ जोड़कर नाव बनाते। थोड़ी ही देर में एक मजबूत नाव तैयार हो जाती है। फिर सब पक्षी मिलकर नाव को सागर तक लेकर जाते हैं और सागर में नाव उतार कर उसमें बैठ जाते हैं और बारी बारी सब मिलकर नाव में चप्पू चलाते हैं। हाय, मैं तो थक गया चप्पू चलाते चलाते। अभी और कितनी देर है मेरी बारी खत्म होने में? अभी तो पूरा आधा घंटा है। चुपचाप अपना काम करो। मेरे पंखों में अब जान नहीं। लाए कवे भैया, मुझे दे, मैं चलाती हूँ नाव। कौवा जल्दी से चप्पू रानू चिड़िया को देता है और नाव में लेटकर सो जाता है। रानू चिड़िया चप्पू चलाना शुरू करती है। आखिरकार वो सागर के दूसरे किनारे पहुंच जाते हैं। वहाँ उनको चंदा मामा दिख जाते हैं और वो सब चंदा मामा को देखकर बहुत खुश होते हैं। क्या बात है पक्षियों, तुम सब मेरे पास क्यों आए हो? चंदा मामा,
हमारे जंगल में बहुत तेज बारिशों के कारण सैलाब आ गया है, सब कुछ पानी में डूब गया है। आप हमें बता दें कि सूरज मामा कहाँ है? हमने उन्हें नींद से उठाना है। जब सूरज मामा अपनी नींद से जागेंगे तो ही सब कुछ ठीक हो पाएगा। तुम सब उत्तर वाले जंगल जाओ। उस जंगल में बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। उन पहाड़ों के पीछे सूरज मामा सोए हुए हैं। चंदा मामा जी, पक्का सूरज मामा उत्तर वाले जंगल में सोए हुए हैं? पहले ही हम सबका उड़ उड़ कर बुरा हाल हो गया है। ये ना हो वहां जाए और पता चले कि वो पूर्व वाले जंगल हैं। नहीं नहीं, तुम सबको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस उत्तर वाले जंगल जाओ। पक्षी चंदा मामा को धन्यवाद कहते हैं और वापस अपनी नाव में बैठकर उत्तर वाले जंगल जाते हैं। वो सब उत्तर वाले जंगल पहुंचकर फिर से बड़े पहाड़ों की तलाश में उड़ते हैं। आखिर उन्हें बड़े बड़े पहाड़ मिल जाते हैं। दोस्तों, वो रहे पहाड़। चलो अब जल्दी से सूरज मामा के पास जाते हैं। जब वो पहाड़ों के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि पहाड़ों के दरमियान सूरज मामा बहुत गहरी नींद सोए हुए हैं। सब पक्षी एक साथ मिलकर सूरज मामा को उठाते हैं। सूरज मामा, जल्दी से अपनी आंखें खोलो। सूरज मामा बहुत लंबी यात्रा तय करके आए हैं, अब तो उठ जाओ। सूरज मामा एक बड़ी सी जमाई लेता है और अपनी आंखें खोलता है। कितने मजे की नींद आई थी, क्यों उठाया मुझे? यहाँ आप आराम से सोए हुए हैं और वहाँ हमारी नींदें उड़ी हुई हैं। सूरज मामा, जब से आप सोए हैं बहुत से बादलों ने हमारे जंगल को घेरा हुआ है। हर रोज बारिश होती है, हमारे घर फसलें सब पानी में डूब गए। अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। ऐसी बात है तो मैं तुम सबकी मदद जरूर करूँगा। मैं अभी जाकर उन बादलों को हटाता हूँ। ऐसा कहकर सूरज मामा उड़ता है और ऊपर आसमान में चला जाता है। सूरज मामा अपनी तेज रोशनी हर तरफ बखेरता है और उस रोशनी से सब बादल फट जाते हैं, पानी भी सूख जाता है और जो पेड़ पानी में डूबे हुए थे उन पर फिर से पके हुए फल लग जाते हैं। जब पक्षी अपने जंगल वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि सूरज मामा की रोशनी के कारण उनके घरों का पानी भी सूख जाता है। वो सब पक्षी सूरज मामा को धन्यवाद कहते हैं और मजे मजे से पके हुए फल खाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जितना प्यार आप मुझसे करती हैं, इतना तो शायद मेरी सगी माँ भी ना करती। तो इसका मतलब आप मुझे माँ नहीं समझती हैं? नहीं भाभी, मेरा ये मतलब नहीं है। आप बहुत अच्छी हैं। और फिर वो दोनों भाभी और देवर नदी से पानी पीने चले जाते हैं। का बड़ा भाई चुन्ना एक गत्ता बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता था। चुन्ना भी अपने छोटे भाई को बाप का प्यार देता था। वो अपने भाई की हर खुशी पूरी करता, उसके लिए मीठे मीठे फल लेकर आता। शाम को जब सारा परिवार इकट्ठा होता तो वो मिल बैठकर घंटों बातें करते। रानो, मैं सोच रहा हूँ कि मुन्ने की अब शादी कर दें। अब हमारा मुन्ना बड़ा हो गया है। ये सुनकर मुन्ना पहले तो थोड़ा शर्माता है और फिर अपनी भाभी के कान में कोई बात करता है। अच्छा, तो ये बात है, हमारे मुन्ने ने तो अपने लिए पत्नी भी पसंद कर ली है। मुन्ने, कौन है वो चिड़िया? मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मैं चाहता हूँ कि मेरे मुन्ने की पत्नी मेरे मुन्ने की तरह सुंदर हो। भाई, टीना बहुत सुंदर है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो फिर कल आप मुझे उससे मिलवाना। मैं कल नदी पर मिलवाऊंगा आपको टीना से। फिर वो सब सो जाते हैं। दूसरे दिन मुन्ना टीना को नदी पर बुलाता है। मुन्ना भी अपनी भाभी को साथ लेकर नदी पर आ जाता है।
सच सच मुन्ने, मेरे मुन्ने की पसंद तो सच में बहुत सुंदर है। मुझे मुन्ने ने आपके बारे में सब बता रखा है। आप भाभी है ना मुन्ना जी की? हाँ, मैं मुन्ने की भाभी भी हूँ और माँ भी। हाँ, वो तो ठीक है, परंतु भाभी जी, भाभी माँ नहीं बन सकती। टीना, ऐसा ना कहो, ये मेरी माँ की तरह ही है। टीना बेटी, हम कल ही आपको बिहा कर ले आएंगे और आप हमारे घर में बहुत खुश रहोगी। अब आप बातें करें और मैं अपनी सहेली गौरी कव्वी से मिलाऊं। फिर मुन्ने की भाभी वहाँ से चली जाती है। मुन्ने, ये आपकी भाभी क्या कह रही थी कि आप हमारे घर में बहुत खुश रहोगी? क्या तुम्हारा अपना घर नहीं है? क्या मैं इनके घर में रहूंगी? वो घर हम सबका होगा, हम वहाँ बहुत प्यार से रहेंगे। मगर टीना चुप रहती है और थोड़ी देर बाद कहती है, फिर घर तो बड़ा होगा, है ना? मगर इस बार मुन्ना चुप रहता है। रात को मुन्ने की भाभी रानो चिड़िया अपने पति चुन्ने से कहती है, आज मैंने मुन्ने की पसंद को देखा है। अच्छा, कैसी है वो? सुंदर है ना? हाँ, वो बहुत सुंदर है, मगर क्या मगर? क्या हुआ? न जाने क्यों मुझे ऐसे लगा जैसे मुन्ने की पत्नी मुन्ने को हमसे छीन लेगी। ये तो आपने भाभीियों वाली बात की है। ऐसा कुछ नहीं होगा, हम सब बहुत प्यार से रहेंगे। मैं हूँ ना कमाने वाला और आप हो घर संभालने वाली। वो जितने भी बड़े हैं, मगर हमारे लिए तो अभी बच्चे ही है ना। अगले रोज मुन्ने की भाभी मुन्ने से कहती है, मुन्ने, आप जल्दी से नदी पर जाकर तैयार हो जाएं और मैं गौरी कवि को बुला लाती हूँ। वो पड़ोसन है हमारी, कह रही थी मुझे भी साथ लेकर जाना। भाभी, भाई की शादी वाली पगड़ी कहाँ है? आप नदी पर जाओ, सब तैयार है। फिर मुन्ना नदी पर चला जाता है और उसकी भाभी गौरी कव्वी को बुलाने चली जाती है। गौरी, जल्दी चलो, मुन्ना नदी से तैयार होकर आने ही वाला होगा। मैं तो तैयार बैठी हूँ। अच्छा रानो, ये बताओ, मुन्ने की पत्नी कहाँ रहती है? पूर्व वाले जंगल में जाना है हमें मुन्ने को बिहाने। अब आप चलें। सब तैयार हो जाते हैं, मुन्ना भी आ जाता है। मुन्ने का भाई गौरी कव्वी और मुन्ने की भाभी सब उड़ते हैं। मुन्ने की भाभी बहुत खुश थी। थोड़ी ही देर में वो सब दुल्हन के घर पहुंच जाते हैं। गौरी कव्वी टीना को देखते ही चौंक जाती है। तुम यहाँ रहती हो? टीना भी जल्दी से अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। गौरी बहन, यही तो टीना है, हम इसे ही बिहाने आए हैं अपने मुन्ने के लिए। मुन्ना और टीना आपस में बातें करने लगते हैं। गौरी कव्वी रानो चिड़िया और उसके पति को एक तरफ ले जाती है। इस टीना चिड़िया को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मेरी माँ के पड़ोस में एक चिड़े से चक्कर था इसका। इसने पैसे मांग मांग कर उस बेचारे को कंगाल कर दिया। गौरी बहन, ये क्या कह रही हैं? आपको कोई गलत फहमी लगी होगी। गौरी की आंखें जिसे एक बार देख ले सारी जिंदगी नहीं भूलती उसे। ये वही चिड़िया है, इसी की वजह से उस मासूम और सीधे साधे चिड़े ने आत्महत्या कर ली थी। ये सुनकर मुन्ने का भाई और भाभी तो बहुत उदास हो जाते हैं। ये कव्वी कौन है? बुरी शक्ल वाली, कितनी काली है। ये मेरी भाभी की सहेली है, गौरी नाम है इसका। भाभी जी की सहेली तक तो ठीक है, मगर मुझे कौवों से मिलना बहुत बुरा लगता है। हर समय काएं काएं करते रहते हैं। गौरी, अब तो पानी सर से गुजर चुका है। मुन्ना अब कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। ऊपर वाला बेहतर करेगा, अब हम कुछ नहीं कर सकते।
फिर मुन्ने की भाभी और भाई टीना को बिहाकर अपने साथ ले जाते हैं। कवि जी, अब अपने घर चली जाएं, शादी खत्म हो गई है। क्या घूर घूर कर मुझे देखे जा रही हो? मैं देख रही हूँ, कहीं मैं भूल तो नहीं रही, मगर शायद मैं नहीं भूली। टीना बेटी, ये गोरी है, हमारी पड़ोसन है, दुख सुख की साथी है ये हमारी। पति जी, चलें अपने कमरे में जाते हैं। भाभी जी ने तो लंबा लेक्चर शुरू कर दिया, एक कवि की ही तारीफ किए जा रही हैं। नई नई शादी थी, इसलिए गोरी चुप रहती है, वरना गोरी कवि कहाँ चुप रहने वाली थी। गोरी कवि वहाँ से चली जाती है। मुन्ना और टीना भी अपने कमरे में चले जाते हैं। रानो, मुन्ने की पत्नी को छोटे बड़े में फर्क का नहीं पता। न जाने मुन्ने ने क्या देखा है इस चिड़िया में। अब जो होना था वो हो गया, इसलिए अब अच्छे का ही गुमान रखें, सब अच्छा ही होगा। जैसे हमारे बच्चे खुश, ऐसे ही हम खुश। टीना, आपको गोरी आंटी से ऐसे नहीं कहना चाहिए था। मैंने क्या गलत कहा है? कवि को कवि ना कहूँ तो क्या कोयल कहूँ या फिर मैना? और हाँ पति जी, मैंने आपको पहले ही सब बता रखा है, मुझे छोटी छोटी बातों पर नोक झोंक अच्छी नहीं लगती। जिंदगी हम दोनों ने गुजारनी है और हमें खुश रहने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें और कहानी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना और हमें कमेंट करके ये भी बताएं कि टीना के जंगल का क्या नाम है। जंगल में एक गरीब रानो चिड़िया का परिवार रहता था, जिनके पास बस एक टूटा हुआ पंखा था, जिसकी हवा में वो सब रात को सोते थे। लेकिन एक दिन वो पंखा भी खराब हो जाता है। मम्मा, बहुत गर्मी लग रही है, नींद भी नहीं आ रही। मुझे लगता है बिजली चली गई है। इस बिजली ने भी रात को ही जाना था। कुकू बेटा, आप चिंता ना करो, मैं पंखी लेकर आती हूँ और आपको और गुड़िया को हवा देती हूँ। वो परिवार बहुत मुश्किल से रात गुजारता है और जब सुबह सुबह रानो चिड़िया दाना ढूंढने जाती है तो उसकी मुलाकात मैना से होती है। कैसी हो रानो चिड़िया? बस मत पूछे मैना बहन, रात को बिजली चली गई और इतनी मुश्किल से रात गुजारी है। नहीं रानो बहन, कल तो सब जगह बिजली थी, शायद आपके घर का पंखा ही खराब हो गया होगा। घर जाकर रानो चिड़िया मानो चिड़े को बताती है। मानो चिड़ा पंखा खोलता है और उसे देखता है। हाँ रानो, ये तो सच में खराब हो गया है। मैं ऐसे करता हूँ कि अपने सेठ के पास जाता हूँ और उसे बताता हूँ, वो मेरी मदद तो जरूर करेगा। मानो चिड़े का सेठ कालू सेठ की लकड़ी की फैक्ट्री थी, जहाँ पर पक्षी लकड़ी का सामान बनाते थे। लेकिन कालू सेठ बहुत ही लालची था, वो सबसे अपने काम भी करवा लेता और बदले में पक्षियों को बहुत कम भगाड़ देता था। मानो चिड़ा अपने सेठ के पास जाता है। सेठ जी, मेरी मदद करें, मेरे घर में सिर्फ एक ही पंखा है जो कल चलता चलता बंद हो गया। गर्मी इतनी ज़्यादा है, मेरे बच्चे तो गर्मी से ही मर जाएंगे। प्लीज मेरी कुछ मदद करें। क्या तुमने आते साथ ही रोना धोना डाल लिया है? पहले कुछ काम करो, फिर इस बारे में कुछ देखते हैं। मुझे अभी अभी एक बेड का ऑर्डर आया है, जल्दी से जंगल जाओ और लकड़ी लेकर आओ। मानो चिड़ा जंगल में जाता है और लकड़ी काटना शुरू करता है। वो बहुत मेहनत से लकड़ी काटता है और लकड़ी लेकर फैक्ट्री में आ जाता है। हाँ, अब जल्दी से इस लकड़ी का बेड बना दो, वरना कोई पैसा नहीं मिलेगा। मानो चिड़ा मेहनत से उन लकड़ियों को जोड़ता है और उनका बेड बना देता है। मानो चिड़े को बेड बनाते बनाते शाम हो जाती है। वो बेड बना देता है और अपने सेठ के पास पैसे लेने जाता है। ये लो तुम्हारे 100 रुपए। लेकिन कालू सेठ, बेड बनाने के तो 500 रुपए हैं। तो तुम्हें किसने कहा था कि इतनी लेट काम करो? अपने पंख जल्दी जल्दी चलाने थे, अब ये रखने हैं तो बताओ, वरना ये भी नहीं मिलने। कालू सेठ, वो मैंने आपको एक पंखे का कहा था। मैं क्या पंखे अपने सर पर उठाकर फिरता हूँ कि जब तुमने कहा एक उठाकर तुम्हें दे दिया। अब जल्दी निकलो, मुझे अपनी फैक्ट्री को ताला लगाना है। मानो चिड़ा उदास होकर घर आ जाता है। पापा, आप पंखा तो लेकर नहीं आए। पापा, मैं आज फिर गर्मी में कैसे सोऊंगा? गुड़िया कुकू,
क्यों अपने पापा को आते साथ ही तंग करना शुरू कर दिया है। पंखा अगर मिलता तो वो साथ लेकर आ जाते। दोनों बच्चे खामोश होकर बैठ जाते हैं। रानो, सेठ ने तो कोई मदद नहीं की, ऊपर से मुझसे ज्यादा काम करवाकर इतने थोड़े से पैसे मेरे हाथ में दे दिए। मानो जी, आप चिंता ना करें, मुझे लकड़ी की टोकरियाँ बनाना आती हैं। कल मैं और गुड़िया जाकर लकड़ी ले आएंगे और उसकी टोकरियाँ बनाकर बाजार में बेच आया करेंगे। देखना, थोड़े दिनों में हमारे पास इतने पैसे बन जाएंगे कि हम नया पंखा ले लेंगे। फिर अगले दिन वो परिवार सुबह का भोजन करता है। मानो चिड़ा अपने काम पर चला जाता है। चलो कुकू और गुड़िया, आज अपनी मम्मा की मदद करो, मेरे साथ जंगल से लकड़ियाँ लेने आओ। दोनों बच्चे खुशी खुशी अपनी मम्मा के साथ चल पड़ते हैं। वो दोनों रास्ते में देखते हैं कि कुछ शरारती बच्चे एक बूढ़े पेड़ पर पत्थर फेंक रहे थे। मानो चिड़िया जल्दी से उड़ती है और उन बच्चों के पास जाती है। बच्चों, इस पेड़ को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हो? ये पेड़ तो अभी भी हरा भरा है। अब अगर इस पर पत्थर फेंके तो शायद ये भी सूखा हो जाए। जंगल में पहले ही इतने सूखे पेड़ हैं, उनके साथ जाकर ये मजाक करो, लेकिन यहाँ नहीं। वो बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। वो पेड़ बोलने लग जाता है। रानो चिड़िया, मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला दो। मैं अभी आपको पानी पिलाती हूँ। रानो चिड़िया अपने घर जाती है और वहाँ से एक मटका उठाती है और नदी पर जाती है और वहाँ से मटके में पानी भरती है और पानी लाकर पेड़ की जड़ों में गिरा देती है। वो पेड़ बहुत खुश हो जाता है और वो पेड़ एक जादुई परी में बदल जाता है। परी, आप पेड़ कैसे बनी? रानो चिड़िया, मुझे एक जादूगरनी ने पेड़ में बदल दिया था और जब तक मुझे कोई दयालु पक्षी पानी ना पिलाता, मैं कभी अपनी असली हालत में नहीं आ सकती थी। जंगल में बहुत से पक्षी मेरे पास से गुजरते थे, लेकिन वो सब मुझे नुकसान ही पहुंचाते थे। वो सब मेरी मदद नहीं करते थे, लेकिन तुम ऐसी पक्षी हो जिसने मेरी मदद की और मैं अपनी असली हालत में आ गई। तुम जो भी चाहो मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। कुकू जल्दी से बोलता है। परी आंटी, हमें रात को गर्मी लगती है, हमारे पास पंखा भी नहीं है, हमें एक पंखा दे दे। परी मुस्कुराती है और अपनी जादुई छड़ी को घुमाती है। एक तेज रोशनी निकलती है और वो रोशनी एक पंखे में बदल जाती है। ये लो कुकू और गुड़िया, अब आप सब मज़े से अपना जीवन गुजारो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी। परी वहाँ से गायब हो जाती है और बच्चे वो पंखा उठाकर अपने घर ले आते हैं। मानो चिड़ा भी घर आ जाता है। रानो, ये इतना बड़ा पंखा कहाँ से ले आई? रानो चिड़िया मानो चिड़े को सारी बात बताती है। कुकू पंखे के सामने जाकर बोलता है। पंखे पंखे चलो और हम सबको हवा दो। पंखा चलना शुरू हो जाता है और बहुत तेज हवा देता है। ये पंखा तो बहुत ठंडी हवा दे रहा है, अब तो कोई मुश्किल ही नहीं होगी। मम्मा, आज आप पकोड़े बनाइएगा। तभी वो पंखा पकौड़ों की प्लेट गुड़िया के सामने रखता है। सब पंखे की तरफ देखते हैं। तुम सब मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, मैं तुम्हें हर चीज़ दूंगा। मैं हमेशा अच्छे पक्षियों को उनकी मनपसंद चीज़ें देता हूँ। वो सब खुश हो जाते हैं और जो भी उनका दिल करता वो उस पंखे से मांग लेते हैं। रानो चिड़िया और मानो चिड़ा ना सिर्फ खुद उस पंखे का फ़ायदा उठाते, बल्कि वो उस पंखे से बाकी सब गरीब पक्षियों की भी मदद करते। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।